नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। हमारा देश, हमारा मुल्क भारत बहुत बड़ा है। ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ बहुत ज़्यादा रियासतें हैं, बहुत तरह की तहजीब है, बहुत तरह की ज़ुबानें हैं, बहुत तरह का खान पान है और इसीलिए मुल्क के हर हिस्से में कहीं भी कुछ अगर अलग होता है तो वो सुर्खियां बनती हैं। वैसे तो इन दिनों चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार वजीर आला की कुर्सी पर बैठेंगे या फिर उनकी इक्तदार तब्दीली हो जाएगी और कोई और आकर उस कुर्सी पर बैठेगा, वो अखिलेश यादव हो या कोई और हो। एक तो ये बहस चल रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी रियासत है, लेकिन पंजाब में भी सीएम कौन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, उत्तराखंड में क्या सरकार बदल जाएगी, गोवा में सरकार किसकी बनेगी, मणिपुर में इस बार लोगों का रुझान किधर है। मणिपुर में बीजेपी है, गोवा में बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस सरकार है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इन सब चर्चाओं के बीच अपनी जगह बनाता सुर्खियों में कर्नाटक नजर आ रहा है। जी हां, इन सब के बावजूद के मुल्क के सबसे बड़े जो सीटों की तादाद से जो उत्तर प्रदेश से जो मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं आम इंतखाबात में, तो सबसे ज्यादा वो उत्तर प्रदेश ऐसी रियासत है यहां से सबसे ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं। तो एक ऐसी रियासत में इंतखाब हो रहा है, लेकिन चर्चा इंतखाबात के बीच अब कर्नाटक की होने लगी है। जाहिर सी बात है, कुछ तो हुआ होगा कर्नाटक में। आखिर कर्नाटक क्यों सुर्खियां बटोर रहा है? दो तीन वजह हैं, आप जानते हैं। एक तो वजह तब थी जब हिजाब को लेकर कर्नाटक में यह मामला शुरू हुआ, जो अब भी चल रहा है। और हिजाब को लेकर इस मामले की शुरुआत होती है, सड़कों पर बच्चियां नजर आती हैं, कॉलेज के गेट के बाहर धरना देते हुए, खामोश एहतजाज करते हुए और कई बार अपने असातिज़ा से गुजारिश करते हुए, इल्तिजा करते हुए कि हमें हिजाब के साथ ही अंदर आने दीजिए, हमें अपना तालीम का जो हक है वो हासिल करने दीजिए। लेकिन इन सब के बीच अचानक खबर क्या आती है कि हर्षा नामी एक नौजवान का कत्ल हो गया। अब बात यह है कि यह कत्ल कहां हुआ? कर्नाटक के शिमोगा में। यह नौजवान कौन था? इसकी पहचान बताई गई कि यह बजरंग दल का कारकुन था जिसका कत्ल हुआ है। किस तरह से कत्ल हुई है भाई? कत्ल हुआ किस तरह से? तो खबर यह आई कि चाकुओं से गोद कर कत्ल हुआ है। अब एक ऐसे हालात में जहां पहले से थोड़ी हालात मुख्तलिफ हो रहे थे और इसी बीच जब यह कत्ल की खबर आती है तो उसके बाद काम या जिम्मेदारी इंतजामिया का, पुलिस का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बढ़ जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद फिर शिमोगा में तशद्दुद हुआ। कुछ इलाकों में, जिन इलाकों में अकलियती आबादी बसती है, वहां जाकर तशद्दुद बर्पा किया ऐसे लोगों ने जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हार्डकोर तंजीम यानी हिंदू तंजीम या दाएं बाजू की तंजीम से जुड़े हैं। हालात थोड़े बेकाबू हो गए, लेकिन शिमोगा में कर्फ्यू का निफाज किया गया है। हम आज इसी पर बातचीत कर रहे हैं कि आखिर कर्नाटक में क्यों बिगड़े हालात। तो इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए और इस सवाल के जवाब को तलाशने के लिए हमारे साथ कई मेहमान होंगे और सबसे अहम सवाल है जो हम अपने मेहमानों से करना चाहेंगे वो यही होगा कि आखिर ये हालात क्यों बिगड़े और क्या हालात को काबू में अब जो किया गया है, क्या इसे बिगड़ने से भी हालात को बचाया जा सकता था? क्या हालात को बिगड़ने से बचाया जा सकता था? हमारे साथ आगा सुल्तान जुड़ चुके हैं जो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ कुछ देर में होंगे सैयद शफीउल्लाह, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है जेडीएस कर्नाटक। हमारे साथ होंगे डॉक्टर फरजाना रहीम साहिबा होंगी और एडवोकेट ताहिर हुसैन होंगे जो स्टेट प्रेसिडेंट है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के। तो मैं आगा सुल्तान साहब आपसे शुरुआत करता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ जहां मुल्क में हर तरफ इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि यूपी में वजीर आला के कुर्सी पर
इंतखाबात के बाद किसका नंबर आने वाला है? क्या इक़्तिदार वही रहेगी या तब्दीली आएगी वहां? दूसरी तरफ पंजाब को लेकर बातचीत हो रही है, गोवा को लेकर बातचीत हो रही है, मणिपुर को लेकर बातचीत। अचानक इसमें ये कहां से मामला कर्नाटक का आ गया और क्यों? इसके जिम्मेदार कौन है? मिस्टर विशाल, मैं समझता हूं जी कि अगर हिंदुस्तान की भलाई होना है, हिंदुस्तान एक जी सुपर पावर बनना है, तो बीजेपी को हराना है। जी। अब रहा हालात ऐसे क्यों हैं? देखिए, जब से मिस्टर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब से अब तक क्या हुआ है हिंदुस्तान में? कुछ डेवलपमेंट हुआ है? कुछ नहीं। इनको कोई मसला नहीं है, दे डोंट हैव एनी इशू। तो वो निकालते हैं हिजाब, ये नहीं जानते कि हिजाब क्या है और बुर्का क्या है, ये डिफरेंस नहीं मालूम है। तो अब रहा मिस्टर ईश्वरप्पा साहब ने जो बयान दी कि वो सैफरन झंडा रेड फोर्ट पे चढ़ाएंगे और शिमोगा कॉलेज में सैफरन झंडा चढ़ाए भी। तो ये सब जो हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ चंद बीजेपी लीडर्स, योगी जैसे, ईश्वरप्पा जैसे, जो बयान देते हैं और जहर उंगलते हैं। हर बयान में उनको मुसलमान के ऊपर जहर उंगलता है। अब रहा बात ये जो यंग हर्षा का मर्डर हुआ है, हम उनकी फैमिली को कॉन्डोलेंस पहुंचाते हैं। जो भी हो, वो एक होना लड़का था और उनकी फैमिली को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जी। के जो भी किया है कार्रवाई सही होना चाहिए। अब रहा मिस्टर ईश्वरप्पा साहब, वो प्रोसेशन को लीड करते हैं। सेक्शन 144 लागू होता है शिमोगा में, और जो फ्यूनरल प्रोसेशन को वो लीड करते हैं और उनके साथ एमपी भी रहते हैं वहां के। तो मुझे समझ में नहीं आता, ये सेक्शन 144 कॉमन मैन के लिए है और पॉलिटिशियन के लिए नहीं है। और जब मिस्टर हर्षा की मौत हुई, उसी रात 11:30 बजे नलबंदवाड़ी में 20 या 25 मुसलमानों के घरों को इतवार की रात उनको जगाया जाता है। उनके घरों पे पत्थर मारते हैं, उनके पूरे व्हीकल्स जलाते हैं, और वहां पे एक आशुर खाना भी था, पंजे उठा के बिरकाते हैं। ऐसे लोग हैं। तो ये पूरा जो भी है, सरासर ब्लेम मैं बीजेपी की पॉलिसी को देता हूं। इन लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक पोलराइजेशन हो जाए और वो समझते हैं कि इसी से उनकी जीत है। मगर मैं बोलता हूं कि ये सब शॉर्ट टर्म गेम्स हैं, लॉन्ग टर्म में इनको बहुत बड़ा धक्का होएगा। ठीक है, मैं इस बारे में रिएक्शन लूंगा। हमारे साथ बीजेपी की भी नुमाइंदा मौजूद हैं। डॉक्टर फरजाना रहीम है जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की। डॉक्टर फरजाना रहीम, आप इन तमाम मामलात को कैसे देखती हैं? क्या ये वाकई इतना बड़ा मामला था कि इस पर काबू नहीं पाया जा सकता था? क्या ये जो बता रहे हैं कि शिमोगा के उस इलाके में जहां तशद्दुद बर्पा हो गया, क्या इसका आभास, इसका पहले से अंदाजा नहीं लग पाया था एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, कि ऐसा कुछ हो सकता है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि ये हालात कर्नाटक में बिगड़े क्यों? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। अस्सलामुअलैकुम। जी आप बताएं। मैं डॉक्टर वालेकुम अस्सलाम जी बोल रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि ऐसा कुछ जानबूझ के कुछ भी नहीं किया गया, आला से सडन ये हो गया। तो ये हो गया तो अभी वोट बैंक बनाने के लिए सब लोग तरह तरह के ये उठा के मुद्दे उठा के ये जो बदनाम कर रहे हैं, ये जो बदनाम कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग भी बोल रहे हैं, देखो कोई जात पात का इसमें कोई मसला है नहीं, जात पात का ये कुछ है नहीं। तो हमारे यहाँ भी अभी देखो 20 साल से हमारा एमएलए एक बैठे थे, अण्णा शिवण्णा, तोगड़ू शिवण्णा, 2 बार मिनिस्टर भी हुए, ना तो कभी हिंदू मुसलमान हुआ। अभी भी प्रेजेंट हमारे एमएलए और एमपी। डॉक्टर फरजाना, आप मोबाइल को जरा सा नीचे कर लें, आपका चेहरा नहीं दिख पा रहा है।
जी मैं क्या कह रही हूँ जी कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे जो एमएलए एमपी है वो भी बीजेपी के ही हैं। आज तक हमारे यहाँ कभी ऐसी सरकशी नहीं हुई, खुदा ना खास्ता कभी होगा भी नहीं। ढेर सारे आलिमों मौलवियों का भी ये कहना है कि कभी बीजेपी के गवर्नमेंट से किसी को कुछ लॉस नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ। बहुत सारे लोग बोल के हैं। अभी ये क्या हो रहा है कि ये वोट बैंक की वजह से उठा के दे रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ये वोट बैंक हो रहा है एक्चुअली अभी, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो इनकी सियासत एक तरह की चलेगी। तो हम लोग किसी की पार्टी का नाम लेके कभी किसी को कीचड़ नहीं उछालेंगे, कीचड़ उछालना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर कोई पार्टी का नाम नहीं लेते। ऐसे ऐसे भी पार्टी बैठी तो उस पार्टी में कभी मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दिए। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कर्नाटक के शिमोगा में हुआ क्या, और अगर दफा 144 का निफाज था तो ये किसके लिए था? और मतलब भड़कावे में ना आ जाए कोई, और कोई दंगे फसाद ना हो जाए, उसके लिए डाले, अच्छाई के लिए डाले। गलती के लिए अभी जब वहां पे मर्डर हो गया तो कई सारे लोगों को तकलीफ भी हुई, और उसके फैमिली को तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। जवान बच्चा मर गया, ठीक है, भला वो मुसलमान है या हिंदू है या कोई भी है, उसको मर्डर करने वाले को तो उसको सजा मिलेगी वैसे तो इंशाअल्लाह। हम लोग उम्मीदवार हैं, इसमें कोई ना तो जात पात का नहीं आएगा, ह्यूमैनिटी का आएगा सबसे पहले। लेकिन बता, अभी जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि उसी रात जो है एक ऐसे इलाके में जहां कुछ कम लोग रहते थे अक़लियती आबादी के, उनके घरों को तोड़ा फोड़ा गया, गाड़ियों को आग लगा दी गई। क्या ये इसका अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इस पर काबू नहीं पाया जा सकता था, इन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती थी? मगर किसी को कभी किसी के ऊपर डाउट आता है तो वो लोग वो भी भड़कते हैं। तो यहीं पे तो काम आता है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर का टेस्ट यहीं पर होता है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत है, सरकार कितनी मजबूत है, सरकार कहीं किसी का पक्ष या बायस तो नहीं हो जा रही है। नहीं, अगर ऐसा कुछ होता ना तो और ज्यादा ये जान लेना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर ऐसा कुछ होना था तो हमारी गवर्नमेंट है कर्नाटक में, बीजेपी की गवर्नमेंट है बोल के और ज्यादा ही कुछ हो जाता। शांति के साथ प्रोटेस्ट करके लोग क्यों घर पे गए? सब तरफ भी ऐसा मारधाड़ हो सकता था, सब तरफ खून खराबा हो सकता था, सब तरफ काट छाट हो सकता था ऑल ओवर कर्नाटक में। शिमोगा छोड़ के आपको कहीं पे हुआ क्या? शिमोगा में जहां पे डाउट आया शायद ही वहां पे हुआ होगा। चलिए मैं इस पे थोड़ा रिएक्शन लेता हूं। सैयद शफीउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है जेडीएस यानी जनता दल सेकुलर कर्नाटका से। शफीउल्लाह साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सवाल आज सिर्फ ये है कि कर्नाटक में क्यों बिगड़े हालात? इसमें बेशक एक नौजवान की जान चली जाती है, लेकिन क्या ये जान चला जाना और उसके खातियों को ढूंढना, वक्त रहते उन्हें पकड़ना, गिरफ्तार करना, क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा ताखिर हो गया, उसे देर हो गई, और जिसका नतीजा ये है कि किसी इलाके में गुस्सा फूट पड़ा और वहां पर लोगों के घरों को जला दिया गया? ये हालात बिगड़े क्यों? देखिए, यहाँ कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई की तरह रहते आए हैं जमाने दराज से, और कभी किसी किस्म के झगड़े नहीं रहे। अभी शिमोगा में जो लड़का हर्षा का इंतकाल हुआ है, मैं सबसे पहले उनकी फैमिली को मैं मेरे तरफ से उनको सांत्वन बोलना चाहता हूं, और अल्लाह ताला उनको शांति अता करे और उन्हें ताकत दे के वो संभले। और उसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लड़का हर्षा जो है कई मर्तबा कह चुका है कि मेरी जान को खतरा है। इसके बावजूद इतना ढील देना और ऐसे मामले को होने देना एक बहुत बड़ी ये इंटेलिजेंस फेल्यूर है, और हुकूमत की कमजोर होने का खुल्लम खुला सबूत है। दूसरा ये है कि वो मिनिस्टर ईश्वरप्पा जो हैं खुद जुलूस लेके निकलते 144 में, और जुलूस पीछे से पत्थर लेके मारते रहता है, वो खुद देख के भी चुप के जाते रहते हैं। ये हुकूमत चलाने का तरीका नहीं है। और ईश्वरप्पा जो है
बार बार लोगों को भड़काने के बयानात देने के लिए मशहूर हैं और वो खुद उतने बड़े जुलूस को लेके जाना और पीछे से पत्थर मारना और वो गाड़ियां जला के डैमेज करना, ये हमारे देश के हित में नहीं, हमारी रियासत के हित में नहीं और लॉ एंड ऑर्डर के हित में नहीं और अमन अमान के लिए सही नहीं है। जहां तक खातियों का जिक्र है, खातियों को पकड़ना चाहिए, जो भी हो, कोई भी लड़का हमारा लड़का है, जो भी हो हिंदुस्तानी है, वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, उसे हिंदू मर गया और मुसलमान पकड़े गए ये सब बोलना जो ये गलत बातें हैं। और मुसलमान शहीद हो गया और हिंदू पकड़े गए ये भी नहीं बोलना चाहिए, हिंदू शहीद हो गया मुसलमान पकड़े गए ये भी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि जो जिस किसी भी नुकसान पहुंचा वो हमारा भाई था और जो नुकसान पहुंचाए हैं वो उन्हें फौरन पकड़कर कानून के हवाले करना चाहिए और जो सजाएं हैं वो देनी चाहिए जी। और इसमें गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल है। क्या क्यों लगता है आपको कि सरकार फेल हो गई है? देखिए वो लड़का 5 सालों से मैडम सुन लीजिए, हाँ। वो हर्षा जो है 5 सालों से कर्नाटक में ये मतलब हर मुद्दे पे ये कंट्रोल नहीं करती थी। सुन लीजिए मैडम, ऐसा नहीं कि नहीं ऐसा कहना अच्छी बात नहीं है कि मतलब ये ऐसी सरकार सुनिए पूरी तरह से फेल हो गई कहना। अगर अभी आप बोलते जाएंगे तो कैसे बोलेंगे मैडम? सुनिए प्लीज, सुनिए के 10 बच्चे रहते हैं, लेकिन इतना क्यों परेशान हो रही है कोई गलती सरकार के बारे में बोलने से इतना परेशान होने की डॉक्टर फरजाना कम से कम यहाँ तो हम इस बात का सबूत दें कि हम डिसिप्लिन वाले लोग हैं। यहाँ पर डिसिप्लिन को सबूताज ना कीजिए। बारी बारी से मैं सबके पास आ रहा हूँ। मैं पहले आपको बोलने का मैंने मौका दिया, तब मैं शफीउल्लाह साहब के पास बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा तो आप अपने पॉइंट रेज कीजिएगा, बेशक कीजिएगा जी। आप अपनी बात पूरी कीजिए शफीउल्लाह साहब। देखिए सरकार के अलावा सरकार ही जिम्मेदार है। लोगों को जब कोई तकलीफ होगी, अगर लोगों में कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा या लोगों में कोई नुकसान होंगे, वो पुलिस और सरकार पर ही निगाह डालेंगे और सरकार ही को उनका ये हल करना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट से उठाना चाहूंगा, वो ये कि बताया ये जाता है कि सरकार, जिस तरह से आप सरकार के बारे में ये बयान दे रहे हैं, बताया ये जाता है कि अगर अपोजिशन कमजोरी दिखाता रहे लगातार, तब शायद सरकारों का ये रवैया हो जाता है। क्या अपोजिशन कमजोर है? यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे नहीं है, अपोजिशन स्ट्रांग है। अपोजिशन के तरफ से बहुत सारे जो लोगों के मसाइल हैं उसको उठाए जा रहे हैं और बार बार हुकूमत का ध्यान उस तरफ दिलाया जा रहा है। इसके बावजूद हुकूमत जो है सारे स्फीयर्स में फेल हो चुकी है, इसीलिए ये सब हो रहा है। ये कभी हिजाब का लेके आते हैं, कभी कुछ और लेके आते हैं। मैं एक बार डॉक्टर फरजाना से एक रिएक्शन ले लेता हूं। बीजेपी की तर्जुमान है, वो कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद मैं जाऊंगा ताहिर हुसैन साहब के पास, जो एडवोकेट भी हैं और स्टेट प्रेसिडेंट है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के। डॉक्टर फरजाना, आप कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात पूरी कीजिए जी। डॉक्टर फरजाना। ये बोलना चाहती हूँ कि अगर एक माँ के अगर 10 बच्चे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर एक बच्चा उसमें से गलत निकल गया तो ये नहीं कह सकते कि उसके माँ बाप के 10 बच्चे गलत थे। तो ये ऐसा हो गया कि लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि एक बच्चा गलत है, एक बच्चा गलत है, ये कह सकते हैं ना जी। एक बच्चा गलत है ये कह सकते हैं। तो क्या आप ये मानेंगे कि ये लोग जो कह रहे हैं कि वो फला वजीर फला मिनिस्टर गलत है, तो वो गलत है, उन्होंने गलती की, ये मानेंगे आप? हाँ जनाब, अगर अभी ये हो रहा है शिवमोगा में हो रहा है, तो शिवमोगा में हो रहा है तो शिवमोगा के तहत रखना। सारे गवर्नमेंट को, सारे कर्नाटक के सारे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को क्यों बदनाम किया जा रहा है? अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जनाब कि सिद्धरामैया साहब जो थे, उनके पीरियड में 24 बजरंग दल के लड़कों को मार दिया गया। आगा सुल्तान साहब प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा। उस वक्त में जी, वो गवर्नमेंट हैंड रेज करें, थोड़ा इशारा करें, मैं आपके पास आऊंगा। अभी इनको अपनी बात पूरी करने दें। डॉक्टर फरजाना बोलिए। उस समय भी जी ठीक है, ओके, बात पूरी हो गई। बताएं आप, आगा सुल्तान साहब बोले। मैं मैडम की बात को मानता नहीं। ठीक है, देखिए मिस्टर ईश्वरप्पा ने एक चंद साल पहले एक डायलॉग मारा, एक स्टेटमेंट दिया, अगर मुसलमान बीजेपी में आना चाहता है तो 10 साल वो बीजेपी की ऑफिस को झाड़ू मारो, उसके बाद आके मेंबर बनो, ये बोला है। दूसरी बात, ये मर्डर जब हुआ, पहला प्रेस स्टेटमेंट जनाब ईश्वरप्पा का था, क्या बोले वो बोले कि
ये जो भी मर्डर किया है मुसलमान गुंडा जनाब शिव कुमार साहब जो हमारे अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने भेजा है, उनकी तरफ से हुआ है, उनका शब्द है, रिकॉर्ड है हर पे न्यूज़पेपर टीवी चैनल। मुसलमान गुंडा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस तरह के बयानात दे रहे थे जिससे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उनका बयान अपनी जगह पर है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो वहां पर पुलिस है, उसके जो अपने खुफिया जो निजाम होता है, क्या इस बात का अंदाजा नहीं हो पाया कि क्या कुछ हो सकता है इसके रिपरकशन में और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंट्रोल कर सकते थे, या कंट्रोल कर नहीं चाहे, नहीं कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, दे आर नॉट कंट्रोल, इट्स अ टोटल। ठीक है, मैं ताहिर हुसैन के पास आना चाहता हूं, स्टेट प्रेसिडेंट वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। ताहिर हुसैन साहब, कर्नाटक में, हालांकि मैं अगर बार बार कर्नाटक कह रहा हूं तो ये कहना गलत होगा, ये कर्नाटक के शिमोगा एक जगह है, वहां ये हुआ है। ताहिर हुसैन साहब, क्यों बिगड़े हालात? देखिए, जो मरकजी मौजू है आपका, कर्नाटक के हालात क्यों बिगड़े, मैं उसी पर बात करूंगा जी। ये सिर्फ एक शिमोगा का वाकया नहीं है। आज जो ये हालात कर्नाटक के हैं, अभी मैडम कह रहे हैं कि सिर्फ शिमोगा में हुआ है इसलिए शिमोगा का जिक्र है, ये कई दिनों से सिलसिला चल रहा है। जब से बोम्मई साहब सीएम बने हैं जी, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि एक्शन पर रिएक्शन होगा। यानी एक चीफ मिनिस्टर जब इस किस्म की छूट देने की बात करते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि जो शरारत पसंद लोग हैं उनको इससे क्या मैसेज जाता है। बस उस दिन से जो सिलसिला चला हुआ है, बेलगाम के अंदर नौजवान का कत्ल हुआ, अभी नरगुन के अंदर नौजवान का कत्ल हुआ, शिमोगा के अंदर जिसका जिक्र कर रहे हैं अभी कुछ दिन पहले वहां 2 नौजवानों का कत्ल हुआ है। तो ये एक वाकया नहीं है। कर्नाटक की हालत मुसलसल दिन ब दिन बिगड़ते जा रही, नंबर 1। नंबर 2, कर्नाटक के अंदर जो हुकूमत है उसके मिनिस्टरों का, उसके एमएलए का काम क्या है कि अमन अमान को बरकरार रखने में हुकूमत का साथ दे, लेकिन यहां इसके बरखिलाफ है। यहां इसके मिनिस्टर्स, यहां इसके एमएलए रोजाना ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे इस मुल्क, इस रियासत के अंदर दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अभी जो कल का वाकया है शिमोगा का, अभी इंक्वायरी नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। जैसे ही खबर पहुंची कि एक नौजवान का कत्ल हुआ है तो फौरन ईश्वरप्पा कहते हैं कि मुसलमान गुंडों ने किया। तो आपको कैसे मालूम हुआ ये? यानी ये असल में शरारत है। ये जो नौजवान का कत्ल है, हम इनके घर वालों के साथ हमें हमदर्दी है, हम इस पर दुख का इजहार करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल मोटिवेशंस के लिए, पॉलिटिकल इंटेंशंस के लिए इस तरह के नौजवानों का कत्ल, मैं इसका जवाब जरूर लेना चाहूंगा। बीजेपी के जो हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है डॉक्टर फरजाना। डॉक्टर फरजाना, सवाल इस बात को उठ रहा है कि एक नौजवान का कत्ल हो जाता है तो जब तक एफआईआर दर्ज नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, इससे पहले कि कोई पुलिस के बड़े अफसर का कोई बयान आए, किसी की तरफ इशारा हो, वजीर मतलब एक रियासत का एक वजीर ये कह जाता है कि फलां कम्युनिटी के लोगों ने इसे मारा है, वो इस तरह के बयान वो कैसे दे सकते हैं? क्योंकि वो ओपनली अभी जब पता है कि ये हालात बिगड़ सकते हैं। जनाब भाई साहब एक बता रहे थे कि ईश्वरप्पा बोल के थे कि अगर 10 साल के नहीं, वहां मत जाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, छोड़िए पुरानी बात, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए पहले, अभी जो मैंने पूछा है। आप इसका जवाब नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अच्छा जी, क्या ये एक जिम्मेदाराना फैसला है, जिम्मेदाराना बयान है ये? जबकि वो उस लड़के को, जितने लोग उसको थ्रेटन कर रहे थे, वो उनको आगाह कर रहा था कई सारे लोगों को। मुझे लेकिन सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई थी पुलिस की तरफ से। मुझे फलाने बंदे की तरफ से डर लग रहा है, मुझे फलाने बंदे की तरफ से मेरे जान को खतरा है, तभी तो जाके वो शायद उन्होंने बोला होगा। चलिए, आपका जवाब मिल गया कि शायद ये वजह रही होगी और इस वजह से सीधे जाके ये बात ईश्वरप्पा जी को शायद कह दी गई होगी कि ये वजह है। ताहिर साहब बोलिए। जी ताहिर साहब, देखिए जी, अगर उस नौजवान ने खदशा जाहिर किया था तो उसकी हिफाजत करना चाहिए था। अब आप मिनिस्टर के बयान को जो है जस्टिफाई करने के लिए, मिनिस्टर के बयान को जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि उसने इशारा दिया था। नहीं, फिर आप वजाहत नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस बात। जी ताहिर साहब, आप बोलें, अपनी बात करें। जी, आप उस बयान को मानने तक को तैयार नहीं है। आप पहले उसको कंडेम कीजिए कि एक मिनिस्टर हालात को काबू में लाने के बजाय भड़काऊ बयान देता है, तो इससे जाहिर सी बात है कि क्या हालात होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वही मिनिस्टर जो है फिर वो
मैयत के साथ जाते हुए लीड कर रहे हैं प्रोसेशन को, सेक्शन डाला हुआ है, लीड कर रहे हैं, प्रोवोकेटिव बयान दे रहे हैं, और जबकि सेक्शन 144 नाफिज है जी, और उनके साथ दीगर मिनिस्टर जिस किस्म के बयान दे रहे हैं कि हम जानते हैं कि ठीक है। ताहिर साहब, मैं शफीउल्लाह साहब के पास जाना चाहूंगा, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। शफीउल्लाह साहब बताएं, अपनी बात रखें। देखिए, ईश्वरप्पा जी ने जो कुछ किया वो निहायत गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं। वो शुरू से मशहूर है गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देने के लिए। ऐसे वक्त में जब सारे स्टेट का मामला है और शिमोगा जल रहा है, ऐसे टाइम पे ऐसा स्टेटमेंट देना कि ये मुसलमान गुंडों ने कर दिया है, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन था तो पुलिस को देते, उसको एलानिया सब लोगों को पहुंचाना ऐसा और एक पर्टिकुलर तबके को कंडेम करना ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि जैसे बिल्कुल एक बात तो यहाँ पर यह भी है कि जो कोई जिस पर इल्जाम होता है या जब कोई मुजरिम होता है तो मुजरिम को क्या कानून में ये देखकर सजा दी जाती है कि ये किस कम्युनिटी से जुड़ा है। भाई वो एक मुजरिम एक जुर्म को करने के एतराफ में मुजरिम होता है, तो अगर किसी पर इल्जाम है या कोई मुजरिम है, पहले से आपको लगता है कि उसे नहीं किया होगा, तो आप उसे एक मुजरिम बताइए कि एक मुजरिम ने ऐसा किया, ये अपराधियों का काम है, आप उसे उसकी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं, जबकि आपको पता होता है कि मामला सेंसिटिव है, हो सकता है कि हालात बिगड़ जाएं। सवाल इस बात को लेकर था। बहरहाल मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे तमाम उलमा और जो हमारे अलग अलग मज़ाहिब के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने एक अपील की है कि हमें मिलजुल कर रहना है और शांति की फिजा को बिगड़ने नहीं देना है। आगा साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, आपको मैं बहुत थोड़ा वक्त दे सकता हूं, 20 सेकंड बस। जी आगा साहब। एक जुडिशियल इंक्वायरी की है जी। दूसरा, जो भी हमारे लॉसेस हुए हैं ये इमीडिएटली कॉम्पनसेशन देना चाहिए। और तीसरा, मिस्टर ईश्वरप्पा साहब ने जो भी बयान दे रहे हैं और इस हमारे नेशनल फ्लैग को भी डिमीन किया है, सैफरन फ्लैग है, उनका रिजिग्नेशन हम ठीक है। अभी मैंने सफीउल्लाह साहब से पूछा था कि क्या अपोजिशन कमजोर है, बताया था कि नहीं, अपोजिशन बहुत मजबूत है। अपोजिशन मजबूत अगर है तो आप दिखाइए, आप कुछ ऐसा कीजिए, आप इस तरह से इसको लेकर तहरीक चलाइए कि सरकार ये सब बातें मान ले आपकी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का अपना कीमती वक्त देने के लिए। अमन शांति बनी रहे, फिजा मुकद्दर ना हो, यही कोशिश है और यही एक इल्तिजा है लोगों से। आदाब।